दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए या फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कभी किसी को फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही कुछ ऐसे क्राइम्स किए जिसे आप जान लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 क्रिमिनल्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कितने ही बच्चों का भविष्य खराब हो गया। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्रिमिनल की बात करें। डोकू खामातोवे चोमारोव AKA डोका अबू उस्मान 13 अप्रैल 1964 को जन्मे डोकू उमारोव को चेचेनो इंगुशेतिया USSR के एक अलगाववादी नेता के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा वो इस्लामिक काकेशस एमिरेट के सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिलिट्री लीडर थे, जिसमें रूस के चेचन्या और उसके आसपास कई इस्लामिक टेरिटरीज के क्षेत्र शामिल थे। 1994 में चेचेन अलगाववादियों और रूस के बीच युद्ध के दौरान वो चेचेन अलगाववादियों में शामिल हो गए और 1996 में युद्ध के अंत तक उन्हें चेचेन आर्म्ड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल और 1997 में इचकरिया के सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द चेचन रिपब्लिक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि कई किडनैपिंग्स और पोस्ट के मिसयूज के आरोप के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने रूस और चेचन रिपब्लिक के बीच छिड़े एक और युद्ध में भाग लिया। वो एक हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे और रिपब्लिक के तत्कालीन प्रेसिडेंट की मृत्यु पर उन्हें पहली बार 2005 में रिपब्लिक गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। फिर उन्हें 2006 में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। रिपब्लिक के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इस्लामिक कॉकेसस एमिरेट के निर्माण और अमीरात में शरिया कानून लागू करने का आह्वान किया। इसके अलावा वो लोगों को होली वॉर ऑफ जिहाद में लड़ने के लिए उकसाने में शामिल थे। 2009 में उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स की एक बटालियन को बुलाया और रूस को अपना टारगेट घोषित किया। ये बॉम्बर्स मॉस्को से एक ट्रेन में सवार 24 से अधिक लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। 2010 में उन्होंने रूस पर कई हमलों के लिए दोषी होने का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया और धमकी दी कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। 2011 में उन्होंने मॉस्को एयरपोर्ट पर सुसाइड बॉम्बर अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए एक और वीडियो जारी किया जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2012 में उन्होंने रूस में होने वाली 2014 विंटर ओलंपिक गेम्स को डिसरप्ट करने के लिए अपने फॉलोअर से समर्थन मांगा। हालांकि इस घटना के दौरान कोई हमला नहीं हुआ। ये भी आरोप लगाया गया कि हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने रूस के बेलसन में एक स्कूल सीज को लीड किया जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। आतंक के अपने वाइड स्प्रेड एक्ट्स के कारण उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लामिक आतंकवादियों के ब्रॉड बेस्ड अल कायदा नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की सूची में जोड़ा गया था। उसे US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा वांटेड टेररिस्ट भी घोषित किया गया था। 2014 में रूस में इस्लामी विद्रोह से जुड़ी एक वेबसाइट ने घोषणा की कि डोकू की मृत्यु हो गई और एक नए प्रेसिडेंट को उनके सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया गया। बाद में आरोप लगाया गया कि अगस्त 2013 में उसे जहर दिया गया था। हालांकि रूस ने कई मौकों पर दावा किया कि उसकी हत्या के लिए उसके सीक्रेट फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो तैयार हैं आप दूसरे क्रिमिनल के बारे में जानने के लिए? जोसेफ कोनी 1961 में जन्मे जोसेफ कोनी लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के नेता थे, जो एक मिलिट्री ग्रुप था जो पूरे नॉर्दर्न युगांडा में कई टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने खुद को अल्कोहली लोगों के लिए एक प्रॉफिट घोषित किया और उसके बाद युगांडा सरकार के खिलाफ एक होली स्पिरिट मूवमेंट का नेतृत्व किया। हालांकि आंदोलन 1988 में विफल हो गया, लेकिन इसने LRA के फॉर्मेशन का नेतृत्व किया, जो धर्म और ट्रेडिशनल बिलीफ के विचारों पर आधारित एक मिलिट्री ग्रुप था। इसका उद्देश्य बाइबल की 10 कमांडेंट्स के प्रिंसिपल के आधार पर एक सरकार की स्थापना करना था। एक प्रॉफिट के रूप में एक्टिंग करते हुए उन्होंने LRA को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया कि उनके ऑर्डर्स वास्तव में आत्माओं द्वारा उन्हें पास किए गए थे। उनकी लीडरशिप में LRA ने सैकड़ों गांव पर हमला किया, मर्डर, रेप, म्यूटिलेशन आदि जैसे कई क्राइम्स किए, जिसके परिणाम स्वरूप 2 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से भाग गए। उन्होंने छोटे बच्चों का किडनैप और ब्रेन वॉश किया। उन्होंने लोगों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया और दास के रूप में रखा। जोसेफ कोनी पर खुद 50 से ज्यादा फीमेल कैप्टिव से शादी करने का आरोप लगाया गया था। 2005 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और युद्ध अपराधों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया।
जिसमें 10,000 से ज्यादा हत्याएं और 24,000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण और स्लेवरी शामिल थी। हालांकि उन्होंने 2006 में शांति की पेशकश की और बातचीत की एक सीरीज के बाद 2008 में एक शांति समझौता हुआ। हालांकि उन्होंने आईसीसी द्वारा उनके और दूसरे एलआरए सदस्यों के खिलाफ जारी वारंट के सस्पेंशन से पहले इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। कोनी और एलआरए ने 2006 में युगांडा छोड़ दिया और कांगो और सूडान चले गए, जो उनके नए आतंकी लक्ष्य बन गए। युगांडा, कांगो और सूडान में सेनाओं द्वारा उसके खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन किया गया। हालांकि ये कार्रवाई विफल रही और कांगो, सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में एलआरए के अत्याचारों में वृद्धि हुई। वे 2016 और 2017 में कार क्षेत्र में सैकड़ों अपहरण और हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। वर्तमान में कोनी और एलआरए अभी भी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं और कार क्षेत्र से काम कर रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए अमेरिका और युगांडा के मिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी के कारण उनकी एक्टिविटीज पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। आइए बात करते हैं तीसरे क्रिमिनल की, फेलिसियन काबूगा। 1 मार्च 1933 को जन्मे फेलिसियन 1994 में रवांडा कत्लेआम से पहले रवांडा के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। वो डेवलपमेंट के लिए नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के प्रेसिडेंट के पति थे, जिनकी मृत्यु मुख्य कारणों में से एक थी जिसने रवांडा कत्लेआम को जन्म दिया। फेलिसियन एक संस्था के चेयरमैन और को फाउंडर थे जिसे फॉन्ड्स डी डिफेंस नेशनल कहा जाता था। उन्होंने उन्हें वेपन्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आदि की सप्लाई करके लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने किसी भी जानकारी के लिए $50 लाख के इनाम की घोषणा की थी, जो फेलिसियन की गिरफ्तारी, ट्रांसफर और सजा का कारण बन सकता था। 1994 के कत्लेआम के बाद रवांडा के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उसे 7 मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें मानवता और कत्लेआम के खिलाफ क्राइम शामिल थे। मई 2020 में फेलिसियन को आखिरकार पेरिस, फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी अदालत में मुकदमे के दौरान उन्होंने आरोपों का खंडन किया और कोविड-19 और अन्य स्वास्थ्य कारणों के आधार पर तंजानिया में यूनाइटेड नेशन ट्रिब्यूनल में एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ तर्क दिया। सितंबर 2020 में फ्रांस के टॉप अपील कोर्ट ने फेलिसियन की एक्स्ट्रेडिशन और उसके तंजानिया में यूनाइटेड नेशनल ट्रिब्यूनल में मुकदमे का सामना करने का ऑर्डर दिया। 13 जून 2022 को यूनाइटेड नेशंस ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि फेलिसियन मुकदमे का सामना करने के लिए फिट है और परीक्षण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। हमारे चौथे क्रिमिनल हैं अलीमजान तुख्ताखुनोव। 1 जनवरी 1949 को उज्बेकिस्तान में जन्मे अलीमजान एक रशियन बिजनेसमैन हैं, जिन्हें कई बार कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनके आपराधिक प्रोफाइल के शुरुआती 30 के दशक में शुरू हुई, जब उन्हें पैरासिटिज्म के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया। 1989 में उन्होंने इजराइल की सिटीजनशिप प्राप्त की और इंटरनेशनल आर्म्स की बिक्री में शामिल थे। 2002 में उन पर विंटर ओलंपिक आइस स्केटिंग के जजेस को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वापस रूस भेज दिया गया। 2013 में न्यूयॉर्क में यूएस सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें ताइवानचिक ट्राइचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी भागीदारी के कारण उन्हें दोषी ठहराया। यह ऑर्गेनाइजेशन रूस और यूक्रेन से बाहर चल रहे इलीगल इंटरनेशनल गैम्बलिंग ऑपरेशन से अरबों डॉलर्स के लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा उन पर ऑर्गेनाइजेशन के उन नेताओं में से एक होने का आरोप है जो थीव्स इन लॉ समूह का हिस्सा थे। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य पैसे के बदले दुनिया भर में अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करना और फिजिकल एंड इकोनॉमिक नुकसान की धमकियों का सहारा लेकर अपराधियों के बीच विवादों को सुलझाना था। आपको बता दें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने किसी भी जानकारी के लिए $4 मिलियन का इनाम घोषित किया है, जिससे उसकी गिरफ्तारी या दोष प्रूफ हो सकता है। वर्तमान में अलीमजान अभी भी बड़े पैमाने पर है और माना जाता है कि वो रूस में एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। नासिर अल वहाइशी 1 अक्टूबर 1976 को यमन में जन्मे। वो 1988 में अल कायदा में शामिल होने से पहले यमन में कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे। अल कायदा में अपने समय के दौरान उन्होंने तत्कालीन अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। वो सत्ता में आए। 2002 में अल कायदा की यमनी ऑपरेशन के नेता बने। बाद में 2009 में अल कायदा के यमनी और सऊदी अरब के ऑपरेशन के मर्जर के परिणाम स्वरूप अरब प्रायद्वीप में अल कायदा का गठन हुआ और उन्हें इसके नेता के रूप में अपॉइंट किया गया। वो हाइशी की लीडरशिप में AQAP ने दुनिया भर में कई मल्टीपल टेररिस्ट एक्टिविटीज को जन्म दिया। इसका उदय 2003 के बाद रियाद बम विस्फोटों के साथ शुरू हुआ। 2008 में सना में यूएस एम्बेसी पर हमले के बाद इसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया।
2009 में AQAP ने एक यूएस पैसेंजर जेट पर बमबारी के प्रयास की जिम्मेदारी ली थी। 2015 में इसने पेरिस में एक वीकली न्यूज़पेपर चार्ली हेब्डो के कार्यालयों में एक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 11 से अधिक लोग घायल हो गए। AQAP पर 2010 में अमेरिकी कार्गो विमानों के माध्यम से बम छीनने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। 12 जून 2015 को यमन में अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा किए गए ड्रोन हमले में वहाशी मारा गया था। हालांकि ये AQAP का अंत का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वहाशी की मृत्यु के तुरंत बाद एक नए नेता की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।